स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 9वीं जो है, क्लास कक्षा 9वीं और क्लास 9th का जो बच्चे हैं जिनका जो वीकली टेस्ट होने वाला है उससे रिलेटेड VVI प्रश्न होगा। और जहाँ तक ये हो सके कि यही सब प्रश्न आपके वीकली टेस्ट परीक्षा में पूछा ना जाए, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में ये भी कमेंट करके चलिएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे कि क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा और जूम कर दे ताकि आपको साफ साफ दिखे। क्वेश्चन है, कहता है कि फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे। तो फ्रांसीसी समाज के कौन से लोग कर अदा करते थे, तो वो जो थे वो तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो कर अदा करते थे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 18वीं सदी के फ्रांस में कितने प्रतिशत लोग किसान थे। तो 18वीं सदी तक 90% लोग जो है फ्रांस में क्या थे, किसान थे। ठीक है, चलिए इसी तरह से और भी हम लोग क्वेश्चन देख लेते चलेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल के ऊपर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें मदद कीजिए, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है हमें। आगे देखिए कि इनमें से कौन तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। तो तृतीय स्टेट में जो शामिल वर्ग नहीं थे वो था पादरी वर्ग। ठीक है, पादरी वर्ग तृतीय स्टेट में शामिल नहीं था। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ग को कुछ विशेषाधिकार जन्म जात कुछ प्राप्त थे। ठीक है, जन्मानन प्राप्त थे, जैसे कि कुछ विशेष वर्ग को जन्म से ही, जैसे अभी हमारे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे देश में कि अभी जन्म से ही प्राप्त है। जैसे हमारे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनको ये जन्म से ही प्राप्त है कि वो ही कुछ भी हो, मतलब कि कहीं पे पाठ उठ करवाना हो तो उसमें ब्राह्मण समाज के ही लोग आएंगे। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पांडे ही यहाँ पे पहुँचेंगे। तो वही यहाँ पे कौन सा किसको जन्मजात कुछ प्राप्त था। तो इसमें से देखिए जो जन्मजात कुछ प्राप्त वाले जो समूह थे वो था प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था, विशेष अधिकार प्राप्त था जन्म से ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ये और बी दोनों, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट। ठीक है, एंड आगे चलिए, हम लोग थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया है, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं ना। देखिए दिया हुआ कि फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या थे, मतलब कि फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय रंग था वो सफ़ेद था, नीला था, लाल था, ये तीनों मिला के था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्राई कलर था, लेकिन उसमें नीला, सफ़ेद और लाल ये तीनों था, तो आप इसमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप प्रश्न यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिणी या दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो भारत के भूभाग के दक्षिण में, चलिए ठीक है, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण और पूर्व में कौन सा द्वीप समूह, एक द्वीप समूह प्रेजेंस है, वो क्या होगा। तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि जो दक्षिण पूर्व में जो अवेलेबल द्वीप समूह है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आप लोग आगे देखिए। आगे दिया हुआ कि भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है। तो भारत के दक्षिण और पश्चिम में कौन सा द्वीप है। तो भारत के दक्षिण और पश्चिम में जो द्वीप है, देखिए पहले अभी हम लोग दक्षिण और पूर्व देखें, अब दक्षिण और पश्चिम को हम लोग देख रहे हैं। ये दोनों में से एक प्रश्न आपके वीकली टेस्ट में शामिल हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये जो है लक्षद्वीप, कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप, ये कहाँ है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में अवेलेबल है। एंड पूरब एंड दक्षिण के बीच में जो अवेलेबल समूह जो है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो चलिए बाबू लोग फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, और आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खाली स्थान, इस खाली स्थान में स्थित है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो आप सभी साथियों को बताते चलें कि अभी हम लोग पढ़े थे कि दक्षिण और पूर्व में, तो दक्षिण और पूर्व में कौन सा खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, चलिए, तो आपका बी आपका सटीक आंसर होगा।
आगे देखिए, लक्षद्वीप समूह स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह स्थित कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप समूह तो आप अरब सागर आप जा सकते हैं, है ना, अरब सागर में। कहाँ पे बाबू लोग? अरब सागर, ध्यान दीजिएगा, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के बीच में क्रिएट किया जा रहा है। देखिए अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह मतलब कि अवेलेबल है? तो यहाँ पे आप लोग लक्षद्वीप कर दीजिएगा। अब बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस ओर स्थित है? तो दक्षिण और भारत के दक्षिण और पूर्व के बीच वाले हिस्से में। इस प्रकार से कितना प्रश्न बन गया, तो समझना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे आप देख सकते हैं कि मैक्सिको कब आज़ाद हुआ। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मैक्सिको कब आज़ाद हुआ? तो मैक्सिको बाबू लोग बताते चले कि मैक्सिको जो आज़ाद हुआ था वो 1930 में। ठीक है, 1930 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। 11वां नंबर प्रश्न देखिए। 11वां नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? तो मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जो देखिए राष्ट्रपति पद चुनाव जो होता है वो 6 ईयर्स मतलब 6 साल के पीरियड में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। मैक्सिको में 1930 ईस्वी से 2000 ईस्वी तक कौन सी एक पार्टी चुनाव जीतती आ रही थी? तो मतलब 1930 से 2000 70 साल। ठीक है, कितने साल? 70 साल तक एक ही पार्टी जीतते हुए आ रही थी। ठीक है, वो पार्टी कौन सा था? तो चलिए आप लोग को बताते हैं। तो वो पार्टी जीतती हुई जो आ रही थी वो एक ही पार्टी थी। ठीक है, और 70 साल तक वहाँ पे एक ही पार्टी का शासन रहा वहाँ पे। तो बताते चले कि VRI जो है, कौन? PRI। ठीक है, PRI पार्टी जो है, ठीक है, वही जीतते हुए आ रही थी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि PRI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं PRI, मैक्सिको में PRI पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाती थी? तो जो PRI जो वहाँ पे है, IRP जो है, ठीक है, पार्टी जो थी वो जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते थे? तो वो जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाया करते थे वो पार्टी था कि सरकारी कर्मियों को पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। जो भी सरकारी कर्मचारी है वो पार्टी के बैठक में उसको अवेलेबल होना पड़ेगा। अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को PRI के पक्ष में वोट देने को कहा जाता था। और जो टीचर होते थे, शिक्षक होते थे, और गार्जियन को बुलाकर कहता था कि नहीं, इसी पार्टी को आप वोट कीजिएगा। मीडिया केवल विपक्षी दलों का आलोचना करता था। मतलब जो मीडिया थे, जिस तरह से अभी की जो मीडिया है उस तरह से हमारे देश की मीडिया सेम टू सेम उस समय की भी मीडिया जो वहाँ के मैक्सिको की मीडिया थी उस सेम टू सेम वही हाल का था। ठीक है, सिर्फ विपक्ष से ही क्वेश्चन किया जाता था। आप कह सकते हैं कि पक्ष वाले से कतई नहीं क्वेश्चन किया जाता था। तो ये सभी पार्ट जो है वो मैक्सिको की जो PRI पार्टी है वो जीतती थी। ठीक है, चलिए तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D इज राइट। एंड नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में मतदान बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि 18 ईयर्स, अगर आपका 18 साल आप हो चुके हैं, 18 साल के हो गए हैं तो आप जाके वोट डाल सकते हैं। तो आप 18 साल के आपका न्यूनतम आयु है। जिम्बाब्वे गोरों के शासन से कब आज़ाद हुआ? तो जिम्बाब्वे जो है वो गोरों के शासन से जो आज़ाद हुआ था वो 1980 में आज़ाद हुआ। कब हुआ? 1980 में आज़ाद हुआ। तो ये सभी प्रश्न जो हम बताएं इसमें से आप लोगों के बीच में 10 प्रश्न पूछा जाएगा। हम 15 बताएं, आप लोगों के बीच में 10 प्रश्न रहेगा। ठीक है, तो ये सभी को आप देख के जाइएगा, और देख भी लिए होंगे तो एक बार रिमाइंड भी कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिए। और चैनल के ऊपर आप नहीं हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए अब हम लोग और कुछ लिखित प्रश्न को देख लेते हैं। बास्तिल किले की जेल क्यों तोड़ा गया? तो बास्तिल किले की जेल इसलिए तोड़ा गया, क्यों बास्तिल किले की जेल को क्यों तोड़ा गया? क्योंकि वहाँ गोले बारूद मिलने की संभावना थी, इसीलिए तोड़ा गया था। फ्रांस सम्राट लुई 16वीं का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जो थी एंतोइनेट, ठीक है, मेरी एंतोइनेट जो थी उनके साथ फ्रांस के सम्राट लुई 16वां था उसका विवाह हुआ
था। ठीक है, चलिए आगे भी देखिए, और भी प्रश्न है इसमें। कहता है कि सऊदी अरब में कैसी शासन व्यवस्था है? तो सऊदी अरब में जो है राजशाही या राजतंत्र आप व्यवस्था कह सकते हैं, मतलब वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है या फिर राजतंत्र है। चीन की एकमात्र राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो चीन में एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, उस पार्टी का नाम जो है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जो है उस पार्टी का नाम है। एंड आगे दिया हुआ है, कहता है चीन में सदा किस पार्टी की सरकार बनती है? तो चीन में सिर्फ एक ही पार्टी की सरकार बनती है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। भारत के पूर्व पड़ोसी देश कौन है? तो भारत के पूर्व में जो पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है, चलिए बाबू लोग आगे भी देखिए, आगे देखिए, आगे दिया हुआ भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन है? तो पूरब में आप देख लिया, उत्तर में देख लीजिए, और उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश का नाम भी आप देख सकते हैं। तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान है। भारत के उत्तर पश्चिमी में जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ और प्रश्न दिया हुआ है, इसको समझिए। कहता है कि लोकतांत्रिक तथा गैर लोकतांत्रिक चुनाव में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो लोकतांत्रिक समझिए, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर है। सबसे पहले हम लोग लोकतांत्रिक को समझते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक को समझने का प्रयास कीजिए। लोकतांत्रिक कहता है कि चुनावों के अंतर्गत सभी नागरिकों के मत का एक मूल्य होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। लोकतांत्रिक में नियमित अंतराल से चुनाव होते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक में नियमित अंतराल से चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, ये लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में डिफरेंस बिटवीन था। आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकों को के मत का मूल्य होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में ये सब नागरिक का मत नहीं होता, वहाँ पे उसका अधिकार ही नहीं है। लोकतंत्र में हर एक समय के पीरियड के बाद 5 साल या 6 साल के पीरियड में या 3 साल में चुनाव होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में नहीं, एक बार बन गया जब तक वो जिंदा है तब तक लगे रहे भाई लोग। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक में स्वतंत्र, निष्पक्ष और चुनाव की व्यवस्था होती है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था होती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में देशों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है, उम्मीद करते बाबू लोग आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग देखिए कि 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई थी? तो 19वीं 20वीं सदी के लिए दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति ने क्या छोड़ गई थी? फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के सिद्धांत के अवगत कराया। उसने यह भावना धीरे धीरे विश्व के अन्य हिस्से में पहुंचाया, जिससे विश्व और यूरोप के बाकी देश भी एक एक करके आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरने लगे। उपनिवेशी शक्तियों के साथ लोकतंत्र, उदारवाद और आज़ादी की भावना उपनिवेशों में पहुंच चुकी थी। इससे प्रभावित होकर उपनिवेश के लोग ने अपने हक मांगना शुरू किया। ठीक है, अपना हक मांगना स्टार्ट किया, और हम कह सकते हैं कि आधुनिक दुनिया में हम जिस तरह से लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का प्रसार देख रहे हैं वह फ्रांसीसियों का ही देन है, फ्रांसीसी क्रांति का ही देन है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ और वीवीआई प्रश्न को देख लेते हैं, और ये लास्ट वीवीआई प्रश्न है, यूरोप में समानती व्यवस्था का नशा कैसे हुआ या फिर नाश कैसे हुआ? ठीक है, तो यूरोप में समानती व्यवस्था का नाश ऐसे हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्वतंत्रता के जनवादी अधिकारों के विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैला, और उनके कारण समानती व्यवस्था का नाश हुआ। ठीक है, यूरोप में क्यों हुआ? क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति से जो एक नया स्वतंत्रता का जो एक जनवादी अधिकार निकला जो पूरे यूरोप में फैल गया, और इसी कारण से समानती व्यवस्था का नाश हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है क्या है, और इसका दूसरा नाम क्या है और क्यों? तो प्रधान मध्याह्न रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, कितना 0 डिग्री अक्षांश दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है, और ग्रीनविच से होकर गुजरती। कहाँ से? ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसे ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मध्याह्न रेखा दिया गया है।
है। ठीक है, तो ये सभी वीवीआई प्रश्न थे जो हम लोग इसमें देखे साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो भी प्रश्न आप देखे हुए हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे और इसे देख कर जाएंगे। आपके वीकली टेस्ट में अधिकतर प्रश्न इसी के अंदर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।